नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जो बहुत तेज़ी के साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं उसने इजराइल को तस्लीम किया, तो मुस्लिम दुनिया में एक बहुत ये तहलका खेज़ खबर थी और एक इसकी ज़बरदस्त किस्म की एक तरह अपोजिशन भी सामने आई। लेकिन बहुत सारे ममालिक जैसे मिस्र है और एक अरब मुल्क ने इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन दुनिया भर में इसके ऊपर बहस हो रही है और साथ में ये बात हो रही है कि शायद दूसरे अरब ममालिक भी अब इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी आप भी कदम बढ़ाएं, लेकिन तुर्की ने बहुत इसकी मजम्मत की, इसको मुसलमानों की जो है ना पीठ में छुरा गोंपने के बराबर करार दिया। ईरान इसकी मुखालफत कर रहा है, मलेशिया भी इसकी मुखालफत में सामने आया। लेकिन हम देखेंगे कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, आखिर अरब जो है पॉइंट पे क्यों पहुँचे। कई एक वजूहत हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको एक रन डाउन दूँ कि पुरानी हिस्ट्री में हुआ क्या, फ़लस्तीन बना कैसे। मुख्तसर मैं बताऊंगा क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत सारे यंग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो आज की दुनिया का जो नक्शा है, इसमें बेशतर जो चीज़ आज शेप अप हुई है वो पहली जंग अज़ीम के वाक़यात और दूसरी जंग अज़ीम के वाक़यात के बाद जो है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पहले जंग अज़ीम में तुर्की ने जो उस वक्त उससे जिसे कहते थे खिलाफत उस्मानिया, उसने जर्मनी का साथ दिया और उसके मुकाबले में जो दूसरी बड़ी फोर्सेस थी वो बरतानिया थी, फ्रांस थी, अमेरिका था, फिर रशिया भी उसके साथ शामिल हो गया। ये दूसरी सारी ताकतें थी। पहली जंग अज़ीम में जो है वो तुर्की को और जर्मनी को शिकस्त हुई। कहा जाता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। जब उसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया जो है वो तितर बितर हो गई और वहाँ आपको पता है कि कमाल अतातुर्क ने एक अपनी हुकूमत बनाई। उससे पहले यानी जंग अज़ीम अव्वल के वक्त तक जो है ये जो हिजाज़ का इलाका है, जिसमें आज सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें UAE है, जिसमें फ़लस्तीन है, इस सारे के ऊपर जो है वो तुर्की की हुकूमत थी। मुख्तसर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1517 से लेके 1917 तक यानी पूरे 400 साल इस पूरे खित्ते पे तुर्की हुकूमत करता रहा। मैं खुद तुर्की गया तो एक साहब से मैंने पूछा, एक टैक्सी ड्राइवर से, कि भाई तुम्हारा मुल्क बड़ा नीट एंड क्लीन है, बड़ा साफ़ सुथरा है, हर चीज़ बड़ी नज़्म ज़ब्त में की जाती है। तो कहने लगा हमने दुनिया में 500 साल हुकूमत की है, एक छोटे से मुल्क को साफ़ सुथरा और अच्छा और नज़्म ज़ब्त में रखना कौन सी बड़ी बात है। तो तब मुझे समझ आई कि ये तुर्क जो हैं, इनकी जो हिस्ट्री है ये सारी उसी हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब तुर्की के खिलाफ वहाँ से जो उसको जब निकल गया तो उसको निकालने के लिए बरतानिया ने बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया था। जो अरब मज़ामतकार थे या बागी थे या इंसर्जेंट थे या जो तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया थी उसके ख़िलाफ़ जो लड़ रहे थे, तो उनको कहा था कि हम आपको जो है ना एक अरब स्टेट बना के देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट उसके अंदर शामिल होगा और एक अरब सल्तनत होगी। ऐसा तो ना हो सका, लेकिन इसी दौरान उन्होंने यहूदियों के साथ भी एक वादा किया। उन्होंने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलहदा सुल्तनत या अलहदा ममलकत बनाएंगे। इस पर अगरचे अरब बड़े नाराज़ हुए और मुसलमान भी बड़े नाराज़ हुए, लेकिन ना मुसलमानों की किसी ने सुनी ना अरबों की किसी ने सुनी। और करते करते जब बरतानिया का सूरज दुनिया से गुरूब होना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो रिट्रीट करना शुरू हो गया, उसकी जगह अमेरिका ने लेना शुरू कर दी। तो फिर बरतानिया ने फ़लस्तीन से निकलने से पहले इज़राइल में उसने फ़ैसला किया यूनाइटेड नेशन के ज़रिए कि फ़लस्तीन को पार्टीशन किया जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और एक हिस्से में इसराइल की हुकूमत होगी। मई 1948 में इसराइल की हुकूमत का ऐलान कर दिया गया, आज़ाद इसराइली रियासत। उसी दिन अमेरिका ने उसे तस्लीम कर दिया। और हकीकत यह है कि 1946 और 47 में बरतानिया 48 में बरतानिया पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था अमेरिका ने कि जी यहाँ इसराइली रियासत को जल्द अज जल्द खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पर बनने दो। जब इजरायली रियासत बन गई, अरबों को बहुत दचका लगा, वो बहुत नाराज़ हुए। फौरी तौर पे जो अरब जो मज़ामतकार थे, छोटे ग्रुप थे, उन्होंने भी और मिस्र ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। 1948 में ये जंग हुई, लेकिन अरबों को कोई खातर खाक कामयाबी न हुई। इजराइल आहिस्ता 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 वो उसका कब्ज़ा मजबूत होता गया और इजराइलियों ने ये समझा कि इन सारे अरब हमारे दुश्मन हैं और ये हमें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। मैं वापस पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त गवर्नर जनरल थे
उन्होंने कहा कि इज़राइल जो है ये मगरब की नाजायज़ औलाद है, पाकिस्तान उसे तस्लीम नहीं करेगा। जैसे अगर आप जानते होंगे कि जब तारीख़ खिलाफत चली थी हिंदुस्तान में, उस वक्त भी कायदे आज़म ने इस बात की मुखालफत की थी कि तहरीक खिलाफत चले। वो खिलाफत के हमायती नहीं थे उस्मानिया खिलाफत के, लेकिन कायदे आज़म ने इसराइल की बनने की और फ़लस्तीन में यहूदियों के आबादकारी की मुखालफत की थी। तो ये तो उस वक्त से पाकिस्तान की एक पोजीशन सी बन गई जो कायदे आज़म ने कहा था, शायद पाकिस्तान उस वक्त से अभी तक उसी पे कायम है। उसके बाद ये हुआ कि 56 में नहर स्वेज़ का एक इशू हुआ, और लेकिन अगरचे उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिर अरबों के अंदर बड़ी एक मज़ामत थी, बड़ा एक गुस्सा था कि हमने इसराइल को यहाँ से निकालना है, हमने इजरायली स्टेट को कभी तस्लीम नहीं करना। फिर जाके 67 में फिर जो है मिस्र की क़यादत में, उसमें उर्दन भी शामिल था, दूसरे उसके अरब ममालिक भी शामिल थे, इन्होंने इजराइल के खिलाफ एक जंग शुरू की। ये ऐसी जंग थी जो सिर्फ 6 दिन तक जारी रही। यकीन जानिए सिर्फ 6 दिन तक ये जंग जारी रही। लेकिन इन 6 दिनों में क्या हुआ, मिस्र की सारी फ़ज़ाइया तबाह हो गई, उसकी फ़ौजों को शिकस्त हो गई। उर्दन से जो इलाके थे वेस्ट बैंक वगैरह वो इजराइल ने छीन लिए। गज़ा की पट्टी पे भी उसने कब्ज़ा उसको हथा लिया। जोलान की पहाड़ियाँ शाम से छीन ली, और मिस्र का एक बहुत बड़ा इलाका जिसको कहते हैं सीना का इलाका, 1,08,000 मुरब्बा मील का इलाका उसने छीन लिया। अरब जो है वो शिकस्त के ज़ख्म चाटते रहे। जमाल अब्द नासर जो मिस्र के हुक्मरान थे, उनकी जो पूरी अरब दुनिया में वो कहते थे जी मेरी बड़ी हुकूमत होगी, मुझे अरब दुनिया का सबसे बहादुर बादशाह हुक्मरान तस्लीम किया जाएगा, वो सारे उनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए। उसके बाद अरबों ने अपनी इस दामद का बदला चुकाने के लिए मिस्र ने एक और ट्राई की, जिसको कहते हैं 1973 की जंग। ये जंग जो है 40 दिन तक जारी रही। इसमें अरब जो है अपनी खोई हुई ज़मीन में से कुछ हासिल नहीं कर सके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर अरबों ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मिस्र ने कहा कि जी हमसे लड़ा नहीं जाता, अब हम मुफाहमत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। सदर अनवर सादात ने 78 में कैंप डेविड में एक मायदा कर लिया और अपना इलाका वापस ले लिया। उसके बाद फिर 1984 में उर्दन ने भी एक मायदा कर लिया, फिर वो एक पीस ट्रीटी कर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि PLO ने 1993 में, ये सारे मायदे जो मैं बता रहा हूँ ये अमेरिका की क़यादत में हो रहे हैं, उसकी सरबराही, उसकी निगरानी, उसकी हौसला अफजाई के नतीजे में हो रही है। 1993 PLO ने भी एक मायदा किया जिसको कहते हैं ओस्लो अकार्ड भी कहते हैं, ओस्लो प्रोसेस भी कहते हैं, ओस्लो अकार्ड भी कहते हैं। उस मायदे के नतीजे में PLO को एक छोटी सी खुद मुख्तार हुकूमत दी गई इंटरनली और गज़ा और वेस्ट बैंक में। लेकिन फ़लस्तीनियों के जो आपस में इख्तलाफात थे वो और शदीद हो गए। यासर अराफात को गद्दार करार दिया गया। हमास और दूसरी जो आज़ादी पसंद तंजीमें थी, खासतौर पर दाएँ बाजू की, उन्होंने PLO के साथ लड़ाई शुरू कर दी। और अभी फ़लस्तीन में उस वक्त से लेके अभी तक जो इशू चल रहे हैं वो यही है कि फ़लस्तीन सेटल नहीं हो सका। ये ओस्लो अकार्ड जो है ये तितर बितर हो गया और ये जो प्रोसेस अनफोल्ड हुआ था वो आगे नहीं चल सका। अब देखते रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि ईरान इस सारे मसले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। ईरान की इन्वॉल्वमेंट ने अरबों के अंदर बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया। ईरान ने हमास को सपोर्ट की, लबनान में हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट करता। तो अब जो है जो अरब मुल्कों के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ जो एक जज्बा है या उसके से एक नफ़रत, उसका मुकाबला, उसको तहस-नहस करने का उनके अंदर एक हम बार बार सुनते हैं जो है दोनों, और ईरान के भी जज्बात ऐसे ही हैं। तो उसकी वजह से अब ईरानियों, ये जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे UAE और फिर सऊदी अरबिया और दूसरे, ये इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ दोस्ती करेंगे, इज़राइल के साथ मिलके हम ईरान का मुकाबला करेंगे। ये है एक्चुअली गेम प्लान है और इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले कि अगले चंद महीने और साल मिडिल ईस्ट की सियासत जो है ये दरम बरम हो जाएगी। सारा कुछ यहाँ से बदल जाएगा और नया नक्शा, नए हालात उभरेंगे। हमें इनके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियोज़ भी देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।